समाज के वो लोग जिन्हें एक हाशिए पे कैद कर दिया गया है, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स का मसला उन्होंने इस नॉवल में बड़े मजबूती के साथ या बड़े दलाइल के साथ या बड़े ही बेबाकाना अंदाज में उठाया है, जिस पर बात करते हुए हमारे यहाँ लोग आमतौर पर हिचकिचाते हैं या ऐसे मौजूआत से नजरें चुरा लेते हैं। तो हमारे मुआशरे का ये वो तबका है जिसके लिए कोई ना तो आवाज उठाता है और जिसके लिए ना ही कोई बोलना पसंद करता है। ये वो लोग हैं जो पिसे भी हुए हैं, जिन्हें नौकरियां भी नहीं मिलती और जिनको आम आदमी एक हकारत की नजर से या एक तमस्सुखराना अंदाज में देखता है और उन पर जो बीत रही है या वो लोग जिस तरीके से उस चीज को महसूस कर रहे हैं वो उसका कतई अंदाजा नहीं लगाता। इन लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है या हम लोगों ने उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी है, हम उस तकलीफ या उस दर्द को समझ ही नहीं पाते। किस तरह सुनाई जाए एक टूटी बिखरी कहानी, धीरे धीरे हर शख्स में ढलकर, नहीं धीरे धीरे हर शय में ढलकर। तो एक ऐसी कहानी जो किरदारों और अशिया में ढलकर हमें सुनाई गई, और एक ऐसी कहानी जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया की कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसकी इब्तदा नहीं, जिसकी इंतहा नहीं, एक ऐसी कहानी जो एक दायरे की मानित चलती रहती है लेकिन उसका कोई इख्तिताम नहीं। ये कहानी हमें सुनाने जा रही हैं अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से आलमी शोहरत याफ्ता नॉवल लिखने और उस पर बुकर प्राइज पाने वाली मुसन्निफा अरुंधति राय का ये नया नॉवल बेपनाह शादमानी की मुमलिकत, जो कि 2017 में सामने आया। और ये वो नॉवल है जो उन्होंने अपने पहले नॉवल के 20 साल बाद, यानी 20 साल का एक तवील तातुल है और उसके बाद ये नॉवल हमारे सामने आता है। नॉवल क्या है? पाकिस्तान की, भारत की, बांग्लादेश की, यानी इस खित्ते की, बरे सगीर पाको हिंद के इस छोटे से खित्ते की एक कहानी है, एक दास्तान है। इसका सियासी, समाजी, आलमी मंजरनामा है। एक ऐसा मंजरनामा जो कभी तब्दील नहीं होता, एक ऐसी कहानी जो कभी बदलती नहीं, वो कहानी जो बार बार अपने आप को दोहराती है, और वो कहानी जिसका ताल्लुक हमारी धरती से है, हमारे समाज से है, हमारे लोगों से है। ये वो कहानी है जिसे अरुंधति राय ने बड़ी मेहनत से लिखा और इसके लिए उन्होंने बहुत से सफर किए, बहुत से लोगों से मिली। अरुंधति राय का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हिंदुस्तान के वो उन नुमाया सियासी और समाजी कारकुनान में से हैं जो इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करते हैं, जो हक का साथ देते हैं और जो डट जाते हैं हक के लिए, सच के लिए। तो अरुंधति राय के कलम से तख्लीक होने वाला ये वो लाजवाल नॉवल है जिसका तर्जुमा 42 जबानों में हुआ। तो इंडिया की कई जबानों में और इसी तरीके से दुनिया भर की कई जबानों में इस नॉवल का तर्जुमा हुआ। उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, मलयाना, तेलुगु, कई जबानों में, अंग्रेजी, उर्दू इसका तर्जुमा हुआ। और ये तर्जुमा जो मेरे पास है उर्दू जबान में, जो ये तर्जुमा है, इसकी मुतरजम अर्जुमंद आरा साहिबा हैं। और अर्जुमंद आरा साहिबा उर्दू अदबियात की प्रोफेसर भी हैं, उर्दू अदबियात की बाकायदा एक मुसन्निफ भी हैं और बहुत सी चीजें तहरीर करती हैं। खुद उनके बहुत से तराजुम बहुत मशहूर और मकबूल हैं अदब की दुनिया में, तर्जुमे की दुनिया में खास तौर पर उनका एक बड़ा नाम है और उन्होंने अपनी सलाहियतों को मनवाया है। अर्जुमंद आरा साहिबा के नुमाया तराजुम में अतीक रहमी का संगे सबूर, तैयब सॉलेह का शुमाल की हिजरत का मौसम, इसी तरीके से नजर डिस्कोर्सेज में जिसमें सख्तियात और तानीसी तहरीरों के तराजुम हैं वो उन्होंने किया। तानीसी मुतालात उनकी किताब है। सूरज का 7वां घोड़ा जो कि धर्मवीर भारती की किताब है, उसका तर्जुमा इन्होंने किया। हाशमपुरा का तर्जुमा इन्होंने किया। इसी तरह हसन ब्लॉसम के नॉवल लाश की नुमाइश का तर्जुमा उन्होंने किया। गालिब रसूल की आप बीती का तर्जुमा इन्होंने किया, जो कि जोइंदा और पाइंदा के नाम से इनकी हयात, कम्युनिज्म और सब कुछ। इसी तरीके से मिराल दाहवे के नॉवल खैमा का भी उन्होंने तर्जुमा किया। तो अर्जुमंद आरा साहिबा के क्रेडिट पे बहुत सारे तराजुम हैं, बहुत सी तहरीरें हैं, अदबियात का बहुत सा काम है क्योंकि वो खुद उर्दू अदबियात की प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ अदब की खिदमत में शबो रोज कोशा हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस नॉवल के तर्जुमे का, तो इस नॉवल का तर्जुमा उन्होंने बड़ी मेहनत से किया है। इस नॉवल के तर्जुमे के लिए उन्होंने अरुंधति राय के साथ काफी वक्त गुजारा और
कई नशिस्तों में ये तर्जुमा उनको पढ़कर सुनाया, जिसमें बहुत सी जगहों पे वो बताती हैं कि किस तरीके से उनकी इस्लाह भी हुई, या किस तरीके से कुछ लफ्जों के बारे में जिनके मुतरादिफात या जिनके तराजुम के बारे में कहीं कहीं वो उलझन का शिकार थी, तो उन्होंने मुसन्नफा के साथ बैठकर उन तमाम चीजों को क्लियर किया। ये तमाम सेशंस उनके लिए कितने मालूमाती थे और ये सब चीजें उन्होंने कितने सलीके से, कितनी खूबसूरती से हमारे सामने प्रेजेंट की इस नॉवल के तर्जुमे की शक्ल में। और हाल ही में साथिया अकादमी की तरफ से उन्हें इस नॉवल के तर्जुमे पर एक एजाज भी मिला है। तो उनका ये अवार्ड या उनका ये एजाज उनके लिए ही नहीं, हम सबके लिए फख्र की बात है कि उर्दू दुनिया में इतने खूबसूरत तराजुम सामने आते हैं। बहरहाल अरुंधति राय के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की ये मशहूर समाजी कारकुन है या इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली वो शख्सियत है जो कभी अपने नजरियात से, अपनी बातों से, अपने अफकार से पीछे नहीं हटी, जिन्होंने हमेशा उन लोगों के लिए आवाज उठाई जो हमारे समाज के नजरअंदाज कर दिए जाने वाले लोग हैं। दलित तबके के लिए उन्होंने आवाज उठाई, कश्मीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। इसी तरीके से समाजी नाइंसाफी, समाजी तबकात, उन तमाम चीजों के लिए, गुजरात में होने वाले फसादात, वो तमाम चीजें जो तकलीफ दे हैं और जो हमें परेशान करती हैं, उन तमाम चीजों के लिए उन्होंने लिखा। उन्होंने अपनी तहरीर से, अपने कलम से, अपने खुतबात से, अपने लेक्चर से उन तमाम लोगों के लिए आवाज उठाई जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते या जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती। अरुंधति राय की दीगर कुतुब में एक आम आदमी का तस्वुर सल्तनत, लामहदूद इंसाफ का अलजबरा, सरगोशियां, सिसकते लोग, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जो उनका नॉवल है। इसी तरीके से दूसरा नॉवल ये बेपनाह शादमानी की मुमलिकत। फिर इसी तरीके से उनकी किताब दरिंदे की पहचान, चेकबुक और क्रोज मिसाइल, आजादी। तो उनकी कई किताबें ऐसी हैं कि जिसमें उनका एक खास नुक्ता नजर मिलता है, जिसमें वो अपनी बात बड़े बेबाक अंदाज से करती नजर आती हैं। उनका ये नॉवल भी उनकी इसी सोच का या इसी तर्ज फिक्र का अक्कास है। इस नॉवल में ऐसा क्या है, इस नॉवल के बारे में बात करते हैं कि नॉवल में उन्होंने किन चीजों को मौजूए बहस बनाया। तो जनाब, नॉवल में उन्होंने सिर्फ जानदार लोगों की या सिर्फ उन किरदारों की कहानी नहीं है जो हमारे समाज के या हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, बल्कि उन चीजों की भी कहानी है। जैसा कि यहाँ बैक टाइटल पे अगर हम उनकी नज़म देखें तो जहाँ वो बताती हैं कि किस तरह सुनाई जाए एक टूटी बिखरी कहानी, धीरे धीरे हर शख्स में ढलकर, नहीं धीरे धीरे हर शय में ढलकर। तो हर शय में ढलकर उन्होंने ये कहानी सुनाई। और नॉवल के शुरू में ही हम देखते हैं कि उन्होंने जब इसका आगाज किया, ये नॉवल जो कि 12 अबवाब पर मुश्तमिल है, और इसका आगाज ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ही हमें जो शुरू के ही पहले ही सफा यानी अबवाब से भी पहले जो हमें एक चीज नजर आती है, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो उन तमाम चीजों के लिए या उन तमाम समाजी या अपने माहौल के लिए या उन तमाम बेजान और जानदार चीजों के लिए आवाज उठाती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं या जिनकी नस्ल को नस्ल इंसानी से खतरा है। जरा ये पैराग्राफ मुलाहिजा कीजिए कि सहर अंगेज घड़ी में जबकि सूरज गरूब हो जाता है लेकिन रोशनी मादूम नहीं होती, कदीम कब्रिस्तान में चिमगादड़ों की फौजें बरगद के दरख्तों से छूटती हैं और शहर भर में धुएं की मानद फैल जाती हैं। जब चिमगादड़ें रुखसत हो जाती हैं तो कव्वे घरों को लौटते हैं। उनकी घर वापसी का तमाम शोर भी उन घरेलू चिड़ियों की छोड़ी हुई खामोशी को नहीं तोड़ पाता जो अब गायब हो चुकी हैं। नीज उन सफेद पुष्ट बूढ़े गिद्धों का भी सफाया हो चुका है जो 100 मिलियन साल से भी ज्यादा अरसे से मुर्दों के निगरान थे। वो डाइक्लोफेनिक की जहर खुरानी से मर चुके हैं। डाइक्लोफेनिक गायों की स्प्रीन जो मवेशियों को आसाबी राहत के लिए दी जाती है, दर्द कम करने की और दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए सफेद पुष्ट गिद्धों पर जहरीली गैस का काम करती है या कर चुकी है। दवाओं के जरिए राहत पाने वाली गायें जब मर जाती हैं और गिद्धों का जहरीला चारा बन जाती हैं, जैसे जैसे मवेशी बेहतर डेयरी मशीनों में तब्दील होते गए, शहर ने ज्यादा आइसक्रीमें खानी शुरू की। बटर स्कॉच, क्रंच, टी बडी और चॉकलेट चिप्स जब ज्यादा मैंगो शेक पीने लगे तो गिद्धों की गर्दनें झुकने लगी जैसे थक गए हों और मजीद बेदार न रह सकते हों। उनकी चोंचों से रतूबत के तार चांदी की दाढ़ियों की मानद टपकने लगे और वो यके बाद दीगरे अपनी शाखों से लुढ़कते गए मुर्दा होकर। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से एक माहौल है जो तब्दील होता जा रहा है या वो चीजें जो तब्दीली के मराहिल से गुजर रही हैं। पहला ही बाब जो कि बूढ़ी चिड़ियां मरने के लिए कहा जाती हैं, बहुत खूबसूरत बाब है। और कहानी के किरदारों पर जरा अगर बात कर लें तो यहाँ इस चैप्टर में, इस बाब में हमें अंजुम का किरदार नजर आता है।
अंजुम जो एक ट्रांसजेंडर है और साथ ही साथ एक नाबीना मौलवी साहब हैं या हाफिज साहब हैं जो यहाँ अंजुम के पास रहते हैं। अब जरा कहानी को अगर हम देखें या कहानी के मौज़ूआत का जायजा लें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सिमट कर आ जाती हैं। यानी इस कहानी में, इस नॉवल में हमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए या कश्मीर के लोगों के लिए हक़ खुद इरादियत का जो मसला है उसके हवाले से एक खास अरुंधति राय का नुक्ता नजर सामने आता है। समाज के वो लोग जिन्हें एक हाशिए पे कैद कर दिया गया है, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स का मसला उन्होंने इस नॉवल में बड़े मजबूती के साथ या बड़े दलाइल के साथ या बड़े ही बेबाकाना अंदाज में उठाया है, जिस पर बात करते हुए हमारे यहाँ लोग आमतौर पर हिचकिचाते हैं या ऐसे मौजूआत से नजरें चुरा लेते हैं। इसी तरीके से गुजरात में होने वाले फसादात या हमारे मुआशरे में होने वाली वो अमूमी चीजें या वो बुराइयां या वो मुहर्रिकात जिनको आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है या खौफ की वजह से जिन पर हम लोग बात नहीं करना पसंद करते, तो वो तमाम चीजें इस नॉवल का मौजू है। नॉवल में अंजुम का जो किरदार है वो एक ट्रांसजेंडर का किरदार है और अंजुम की कहानी बड़ी दर्दनाक है। हम देखते हैं कि इस बाब में अंजुम और हाफिज साहब के दरमियान नोकझोंक होती है, जब हाफिज साहब अंजुम को ताने देते हैं और अंजुम फिर जवाब में उन्हें गुस्सा करती है और फिर वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। तब आहिस्ता आहिस्ता हमें कहानी में इदराक होना शुरू होता है कि कहानी के ये दोनों ही किरदार समाज के पिसे हुए किरदार हैं जिन्हें समाज ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। अंजुम जो एक कब्रिस्तान में रहती है, उसने कब्रिस्तान में अपना एक ठिकाना बना लिया है। अब वो कब्रिस्तान जो कि मुर्दों की पनाहगाह था, वो कब्रिस्तान अब जिंदों की पनाहगाह है। यानी वो ट्रांसजेंडर जिसको मुआशरा कबूल करने को तैयार नहीं, उसको कब्रिस्तान ने कबूल किया है। तो खैर अंजुम वहां रहती है और समाज के जितने भी ठुकराए हुए लोग हैं, इसमें सद्दाम का किरदार है, इसमें कई किरदार आते हैं, वो तमाम किरदार आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और अंजुम के पास पनाह लेने शुरू कर देते हैं। अंजुम की अपनी कहानी बहुत दर्दनाक है। उसकी वालिदा जहां आ रहा है और जब वो 3 बेटियों के बाद पैदा होती है तो पता चलता है कि जो दाई हैं वो उसकी वालिदा को, जहां आ रहा को जिस वक्त अंजुम को सुपुर्द करती हैं तो कहती हैं कि बेटा हुआ है। अब क्योंकि वो एक तरसा हुआ खानदान है जहां पर बेटियां नहीं हैं और वो खवातीन खुद भी डरी हुई हैं और वो बेटे का नाम लेकर वहां से चली जाती हैं और बाद में जहां अपने शौहर से भी इस राज को खुफिया रखती हैं और अंजुम का नाम आफ्ताब रख दिया जाता है और आफ्ताब के नाम से ही उनकी परवरिश होती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती हैं तो पता चलता जाता है कि ये आम लड़का नहीं है, इसके मिजाज में वो लड़कों वाली बात नहीं। और वो तब्दीली जो अंजुम के मिजाज में, उनकी आवाज में, उनके खदो खाल में आनी शुरू होती है, उससे समाज में आहिस्ता आहिस्ता शनासाई शुरू होती है। तो अंजुम को रद्द किया जाता है या मुआशरा उसको कबूल नहीं करता। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जहां थोड़ी हिम्मत करती हैं और अंजुम के वालिद को जो हकीम है उनको वो सारा मसला बता देती हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें वालिद का किरदार आम समाज से बरक्स नजर आता है कि वो अपने बेटे के लिए या उसको मुकम्मल मर्द बनाने के लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो करते हैं, जो अद्वियात हैं या जो दवाएं हैं, जो इलाज है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंजुम का किरदार यहाँ थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, या जिस तरह हम देखते हैं कि अरुंधति राय इस किरदार की नफ्सियात को बड़ी अच्छी तरीके से ग्रिप में लेती हैं और दिखाती हैं कि अंजुम क्या बनना चाहती है या क्या बनना चाहता है वो उससे कोई नहीं पूछता। अब अंजुम का रुझान एक निसाई खातून की तरफ ज्यादा है, वो एक औरत बनना चाहती है या उसके अंदर औरत वाली फीलिंग्स ज्यादा है। और फिर यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोसाइटी उसको रद्द करना शुरू करती है। तो वो अपने मुआशरे की वजह से किस तरीके से रद्द होती है, नजरअंदाज होती है। और फिर वो जाके ख्वाबगाह का किस्सा इसके बाद शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो एक जगह पे रहते हैं और जाहिर है उनका एक गुरु या एक सरदार है और किस तरीके से वो तमाम लोग मुआशरे के ठुकराए हुए लोग हैं और वो सब वहां रहते हैं। उन्होंने उसको अपना ठिकाना बनाया हुआ है और अंजुम भी वहां फिर जाहिर है वो आफ्ताब है जो भाग भाग कर फिर वहां जाता है और उसको लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसका ठिकाना सिर्फ वही एक जगह है। और जब वो भाग भाग कर वहां जाता है और वहां पर रहने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जिन लोगों को समाज ठुकरा देता है, जिनको ट्रांसजेंडर होने के नाम पर या तीसरी जिन्स होने के नाम पर मुआशरा कबूल नहीं करता, तो उनकी पनाहगाह यही वो ख्वाबगाह है। और फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से अंजुम का वक्त गुजरता है, वो फसादात सारे गुजरात के जिसमें वो डरी हुई है और सहमी हुई है और उन सबको बर्दाश्त करती है और खास तौर पर उन लोगों का गुस्सा उस पर किस तरीके से उतरता है जब वो उसे अपने लिए बदशगुन ख्याल करते हैं। तो हमारे मुआशरे का ये वो तबका है जिसके लिए कोई ना तो आवाज उठाता है और जिसके लिए ना ही कोई बोलना पसंद करता है। ये वो लोग हैं जो पिसे भी हुए हैं, जिन्हें नौकरियां भी नहीं मिलती और जिनको आम आदमी
ایک حقارت کی نظر سے یا ایک تمسخرانہ انداز میں دیکھتا ہے، اور ان پر جو بیت رہی ہے یا وہ لوگ جس طریقے سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں وہ اس کا قطعاً اندازہ نہیں لگاتا. ان لوگوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، یا ہم لوگوں نے ان کی زندگی کتنی مشکل بنا دی ہے، ہم اس تکلیف یا اس درد کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اروندھتی رائے کی خوبی یا اختصاص اس ناول کا یہ ہے کہ انہوں نے انجم کے کردار کو جتنی خوبصورتی سے پیٹ کیا، یعنی وہ خاتون کہہ لیں یا وہ ٹرانسجینڈر جس کو معاشرے نے ٹکرایا، وہ دوسروں کو کیسے پناہ دیتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو کیسے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ان کے دکھ درد سمیٹتی ہے، ان کے ساتھ روتی ہے، ان کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہے. ان کو قبرستان میں جو اس نے ایک سرائے بنا لی ہے، اس سرائے میں کس طریقے سے ان کو جگہ بھی دیتی ہے، ان کا خیال بھی رکھتی ہے. اب وہ سرائے بڑی عجیب جگہ ہے کہ وہاں قبریں ہیں اور ہر 2 قبروں پر ایک مکان ڈالا ہوا ہے یا ایک کمرہ ڈالا ہوا ہے. تو قبریں بھی ہیں، یعنی زندہ اور مردہ انسان سب ایک ساتھ رہتے ہیں. ان کو اس بات کا قطعی ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ قبرستان جائیں گے، انہیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں دفنا دیے جائیں گے. تو یہ ایک سماج کا المیہ جو ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. پھر ایک اور کہانی یا ایک اور بڑا مضبوط کردار یہاں پر تلوتما کا سامنے آتا ہے. اب تلوتما وہ لڑکی ہے جو بے حد بولڈ ہے یا دلیر ہے، اور جو ایک ایسے شخص سے محبت کرتی ہے موسیٰ نام کے جو مجاہد ہے. اب یہاں پر ہمیں پھر کشمیر کا قصہ نظر آتا ہے، کشمیر میں ہونے والا ظلم، جبر، زیادتی. خود کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں یہ ان سے کبھی کوئی نہیں پوچھتا. پاکستان ہو، بھارت ہو، وہاں پر ہونے والے جھگڑے ہوں، وہاں پر ہونے والے فسادات ہوں، وہاں پر بہنے والا خون ہو، چاہے وہ ایک مسلمان شخص کا ہے چاہے وہ ایک ہندو کا ہے، لیکن وہ خون، وہ جبر، وہ ظلم، اس سب کی داستان اروندھتی رائے نے بڑے ہی غیر جانبدارانہ انداز میں لکھی ہے. یہاں پر ہمیں ان کا نقطہ نظر کسی بھی ایک ملک کی طرف کا دکھائی نہیں دیتا. وہ بات کرتی ہیں کشمیر کے لوگوں کی، ان کے حق خود ارادیت کی، کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہ کس طریقے سے ایک ایسی جنگ کا حصہ ہیں جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتے کہ اس جنگ کی کبھی انتہا ہوگی، اس کی کوئی حد ہے، وہ کہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے. تو سروائیول کی جو جنگ ہے، اور اس میں تلوتما نام کی جو لڑکی نظر آتی ہے اور موسیٰ کا جو کردار ہے جس کو پتا ہے کہ وہ کبھی بھی مارا جا سکتا ہے اور اس کی زندگی بس ایک لڑائی ہے اور لڑائی کے حد پہ اس کی موت ہے. تو وہ تمام کردار جس کشمکش سے گزرتے ہیں، ان کا ہر دن ایک نئی زندگی کے ساتھ ہے اور ہر شام ایک موت کے ساتھ ہے. تو وہ تمام جبر کی جگہیں جہاں پر ان کو ظلم کا، زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ لوگ صرف اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ کشمیری ہیں. کسی بھی نامعلوم گولی کا صرف اس لیے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کشمیر کے لوگ ہیں. وہ گولی کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن مرنے والے شخص کا پتہ ہے کہ وہ کشمیری ہے. تو خیر، اس ناول کے ایسے کئی حصے ہیں جو بہت دردناک ہیں، کئی کردار ایسے ہیں جو ان تمام چیزوں میں، ان تمام معاملات میں انوالو رہتے ہیں. ناول کے کچھ حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کو کچھ چیزوں کا اندازہ ہوگا. اچھا، اب ناول میں جس طرح سے ناول کے شروع میں ہی انہوں نے بتایا کہ وہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی کہانی کہہ سکتی ہیں، اور یہی اروندھتی رائے کا اختصاص ہے کہ انہوں نے بے جان چیزوں کی کہانی بھی سنائی ہے. اس میں چاہے کسی بھی سامراجی ملک کا قصہ ہو، اس میں چاہے عام سی چیزوں کا عروج ہو، زوال ہو، تو وہ چیزیں بھی بڑی خوبصورتی سے، گلوبلائزیشن کی چیزیں یا اس طرح کے بہت سے ثقافت، سامراجیت، عالمگیریت، اس طرح کے موضوعات کو بھی اس ناول کا حصہ بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے. ذرا ایک پیراگراف جو کہ روح افزا کے حوالے سے ہے اس کو ملاحظہ کیجیے. روح افزا وہ مشروب ہے ہندوستان اور پاکستان کا جس سے سب شناسا ہیں، جو کسی کے لیے نیا نہیں. تو اس کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ ان کے شوہر ملاقات علی پیشے سے حکیم تھے اور ساری عمر انہوں نے ایک اور حکیم خاندان کے لیے کام کیا، حکیم عبد المجید کے ہاں، جو شربت کے معروف اور مقبول برانڈ روح افزا کے بانی تھے. خرفہ کے بیج، انگور، سنترے، تربوز، پودینہ، گاجر، تھوڑے پالک، خشخش، کنول، 2 قسم کے سوسن کے پھولوں اور دمشقی گلاب کے عرق سے بنا روح افزا بطور ٹانک استعمال ہوتا تھا. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ چمکیلی یاقوتی رنگ کے اس شربت کے 2 چمچ اگر ٹھنڈے دودھ میں یا صرف سادہ پانی میں گھول دیے جائیں تو نہ صرف خوش ذائقہ ہو جاتا ہے بلکہ دہلی کی جھلسا دینے والی گرمی اور ریتلی ہواؤں میں اڑنے والے عجیب و غریب بخارات کا بھی اچھا توڑ ہے. جو مشروب بطور دوا شروع کیا گیا تھا جلد ہی علاقے میں گرمیوں کا مقبول ترین شربت بن گیا. روح افزا ایک کامیاب صنعت اور ہر گھر میں معروف ہو گیا. 40 برس تک اس نے بازار پر حکمرانی کی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برانڈ یا ایک مشروب ہے اور اس کا عروج دکھایا جا رہا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ کتنی مہارت سے وہ اس کو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے ساتھ جوڑتی ہیں اور پھر ایک زوال دکھاتی ہیں کہ
دکن میں حیدرآباد سے لے کر مغرب میں افغانستان تک اور پھر بٹوارا ہو گیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئی سرحد پر خدا کی شہرت کھل گئی اور 10 لاکھ لوگ نفرت کا شکار ہو گئے۔ ہمسائے ایک دوسرے پر یوں ٹوٹ پڑے جیسے کبھی باہم آشنا نہ رہے ہوں، شادی بیاہ میں شریک نہ ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے گیت نہ گائے ہوں۔ وسیلے شہر میں دراڑیں پڑ گئی، قدیمی خاندان مسلمانوں کے فرار ہونے لگے، نئے خاندان ہندوؤں کے آ کر وسیلے شہر کے ارد گرد بسنے لگے۔ روح افزا کو شدید نقصان پہنچا۔ اب ایک چیز جو پروڈکٹ ہے یا ایک چیز جو ایک برانڈ ہے اس کو زوال بھی آتا ہے تو وہ کتنی جلدی سٹیبل ہو جاتا ہے، کتنی جلدی وہ اپنی قدر کو دوبارہ حاصل کرنے کی ایک جدوجہد میں لگ جاتا ہے۔ تو ذرا یہ حصہ دیکھیے کہ 1/4 صدی گزرنے پر روح افزا کو شدید نقصان پہنچا، لیکن جلد ہی وہ بحران سے نکل آیا اور پاکستان میں اس کی شاخ کھل گئی۔ 1/4 صدی گزرنے پر مشرقی پاکستان میں قتل عام کے بعد اس نے ایک شاخ نوزائیدہ ملک بنگلہ دیش میں بھی قائم کر لی، لیکن روح کو تازگی دینے والا روح افزا جو جنگوں اور 3 ملکوں کی خونی پیدائش جھیل کر بھی بچ گیا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک عالمگیریت کے اثرات کے تحت یا سامراجیت کے اثرات کے تحت ایک چیز جو اتنے سالوں سے اپنی بقا کو لے کر چلتی آئی ہے تو وہ کس طریقے سے سامراجیت کے تسلط میں آ کر فنا ہو جاتی ہے یا اپنی شناخت آہستہ آہستہ معدوم کر بیٹھتی ہے۔ تو دیکھیے جناب کہ روح کو تازگی دینے والا روح افزا جو جنگوں اور 3 ملکوں کی خونی پیدائش جھیل کر بھی بچ گیا تھا، دنیا کی بیشتر اشیاء کی طرح ملا کر کوکا کولا سے مار کھا گیا۔ تو یہ وہ کہانی ہے جو اشیاء کے ذریعے بھی سنائی جا رہی ہے اور یہ وہ کہانی ہے جو کرداروں کے ذریعے بھی سنائی اور دکھائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہم کہانی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس ناول میں ہمیں مغل سلطنت کے زوال کا نوحہ بھی نظر آئے گا۔ ذرا یہ حصہ ناول کا دیکھیے کہ یہ گھرانہ جو ہے، اس گھرانے کی ایک تاریخ ہے جو کبھی ٹوٹی نہیں۔ یہ تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس ٹوٹے ہوئے شہر کی تاریخ۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ ادھرتی دیواریں، یہ ٹپکتی چھت، یہ دھوپ بھرا آنگن، یہ سب کسی زمانے میں خوبصورت تھے۔ یہ فرش قالینوں سے ڈھکے تھے جو براہ راست اصفہان سے منگائے گئے تھے۔ چھتیں شیشوں سے سجی تھیں۔ جب شہنشاہ شاہجہاں نے لال قلعے اور جامع مسجد کی تعمیر کرائی تھی، یہ اس نے اس فصیل شہر میں بنوایا تھا۔ تبھی اس نے یہ چھوٹی سی حویلی بھی بنوائی تھی ہمارے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہم لوگ کہیں سے آئے ہوئے معمولی ہیجڑے نہیں، ہم شاہجہاں آباد کے خواجہ سرا ہیں۔ ہمارے حکمراں ہم پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ اپنی بیویوں اور ماؤں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہمیں سونپ دیتے تھے۔ کسی زمانے میں ہم لال قلعے کے زنانہ حصے میں آزادی سے گھومتے پھرتے تھے، وہ لوگ اب باقی نہ رہے، وہ طاقتور بادشاہ اور ان کی شہزادیاں، لیکن ہم اب بھی یہی موجود ہیں۔ سوچو اس بارے میں اور اپنے آپ سے پوچھو کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ تو کس طریقے سے چیزیں زوال آمادہ ہوتی ہیں اور کس طریقے سے پھر بھی سروائیول کی طرف یا اپنی بقا کی طرف اپنی جدوجہد یا اپنی کوشش جاری رکھتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ سماج کے عام لوگوں کا جو ایک قضیہ ہے یا عام لوگوں کے دکھ اور مسائل کو اس ناول کا کتنی خوبصورتی سے حصہ بنایا گیا ہے کہ گیسٹ ہاؤس کے قبرستان میں واقع ہونے کا فائدہ یہ تھا۔ اب یہ گیسٹ ہاؤس انجم کا ہے جو قبرستان میں بنا ہوا ہے کہ شہر کی دوسری بستیوں کی طرح جن میں ممتاز ترین بستیاں بھی شامل تھیں، اسے بجلی کی کٹوتی نہیں جھیلنی پڑتی تھی، گرمی کے موسم میں بھی نہیں۔ یہ اس لیے کہ انجم مردہ خانے کی بجلی چراتی تھی جہاں لاشوں کو 24 گھنٹے ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ شہر کے کنگلے جن کی لاشیں وہاں ایئر کنڈیشن شان و شوکت میں پڑی رہتی تھی، جب زندہ تھے تو انہیں اس قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ انجم نے اپنے گیسٹ ہاؤس کا نام جنت رکھا تھا۔ وہ اپنا ٹی وی رات دن چالو رکھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ذہن کو متوازن رکھنے کے لیے اسے شور شرابے کی ضرورت ہے۔ وہ پابندی سے خبریں دیکھتی تھی جس کے سبب وہ ایک سیاسی یا ماہر سیاسی مبصر بن چکی تھی۔ وہ ہندی سیریلوں اور انگریزی فلموں کے چینل دیکھتی تھی۔ بے شک وہ مکالمے نہیں سمجھتی تھی، لیکن ویمپائروں کی موویز یا فلمیں بہت پسند تھیں، لیکن ویمپائروں کو بخوبی سمجھ لیتی تھی۔ تو اس بات میں ایک بڑا لطیف سا طنز ہے کہ وہ ویمپائروں کی بولی یا ویمپائروں کو وہ کیوں بخوبی سمجھ لیتی تھی۔ جی جناب، کشمیر کے حوالے سے ذرا یہ حصہ ملاحظہ کیجیے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں عام لوگوں کے ساتھ یا وہ جنہیں شہید کہہ دیا جاتا ہے اور شہید کہہ کر بات ختم کر دی جاتی ہے، تو ان کا جو نوحہ ہے اس کے بارے میں ذرا دیکھیے کہ نام نہاد شہیدوں کے جنازے ہمیشہ ہی اعصاب کا کھیل بن جاتے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو احکامات تھے کہ الرٹ رہیں، لیکن نظروں سے دور بھی۔ ایسا محض اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ لوگوں کے مزاج فطری طور پر گرم ہو رہے تھے، اور اگر تصادم ہو جاتا تو ایک اور قتل عام ہونا لازمی تھا۔ تجربوں سے ہم سیکھ چکے تھے۔ سوچ یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے جذبات کا غبار نکالنے اور گاہے بگاہے نعرے لگانے دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا غصہ جمع ہو کر
लहज़ व गज़ब की नाकाबिले उबूर चोटी नहीं बन सकेगा। कश्मीर में 1/4 सदी की शोरिश में इस तरीके ने ही अब तक फायदा पहुंचाया था। कश्मीरी मातम करते थे, रोते थे, नारे लगाते थे, लेकिन आखिर में हमेशा अपने घरों को लौट जाते थे। तो इस हिस्से में कश्मीरियों की कितनी बेबसी है जो दिखाई गई है कि वो कितने बेबस थे। इसी तरीके से कश्मीर के अहवाल से एक हाल देखिए कि कुपवाड़ा के एक घर में तलोक की मुलाकात मुमताज अफजल मलिक की बड़ी बहन से हुई। वही नौजवान जो टैक्सी चलाता था और उस दिन इत्तेफाक से अमरीक सिंह के शरीके जुर्म सलीम गोजरी को कैंप पहुंचाने गया था जब उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसने बताया कि उसके भाई की लाश एक खेत से मिली और जब उसे घर लाया गया तो उसकी मुट्ठियों में जो मौत के तशन्नुज से भींची हुई थी, किस तरह मुट्ठी भरी हुई थी और उनकी उंगलियों के बीच से सरसों के फूल उगाए थे। तो कितनी बेबसी है और कितना दर्द है इस बात में। ये जनाब इख्तिताम में हम देखते हैं तलोका और मूसा का अहवाल, जिसमें हम मूसा के बारे में जानते हैं कि उसे खुद भी इस बात का इल्म है कि उसे कभी भी किसी भी नामालूम गोली का निशाना बनना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगली सुबह मूसा कश्मीर को लौटने वाला था, पुरानी जंग के एक नए महाज पर, जहाँ से वो इस बार कभी नहीं लौट सकेगा। वो उसी तरह मर जाएगा जैसे उसने चाहा था। अपने असल बूट पहने पहने उसी तरह दफना दिया जाएगा जैसे वो चाहता था। एक बेचेहरा आदमी एक गुमनाम कब्र में, उससे कम उम्र नौजवान जो उसकी जगह ले लेंगे, ज्यादा सख्त, ज्यादा तंग और ज्यादा बेरहम होंगे। वो जो भी जंग लड़ेंगे उसमें उनकी जीत ज्यादा मुतवक्के होगी, क्योंकि उनका ताल्लुक ऐसी नस्ल से होगा जो कुछ नहीं जानती जंग के सिवा। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ और बहुत कुछ है जो इस नॉवल पर बात करने वाला है। बहुत सी चीजें, बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी बातें अभी अनकही हैं, लेकिन इस नॉवल को पढ़े जाना चाहिए। इस नॉवल को अजमल कमाल साहब के इदारे आज पब्लिकेशंस ने शाया किया है। नॉवल बहुत खूबसूरत छपा है, तबात भी बहुत उम्दा है और किताबत भी बहुत उम्दा है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये तर्जुमा बहुत खूबसूरत है। अर्जुमन आरा साहिबा को इस तर्जुमे के लिए बेहद मुबारकबाद और ये नॉवल पढ़ने के काबिल है। आप जरूर पढ़िए। बेहद शुक्रिया।